दोस्तों, अगर आपके भी किसी प्रकार का बिजनेस है और आप असेसमेंट ईयर 2024-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जिसकी अवधि होती है 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच की, तो अगर आप इस अवधि का आईटीआर भरने से चूक गए हो तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप आईटीआर 4 अंडर सेक्शन 139(8)(a ITR-U यानी कि अपडेटेड रिटर्न के थ्रू अपना ITR 4 31 मार्च 2027 तक फाइल कर सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ITR 4 ITR-U अंडर सेक्शन 139(8)(a के अंतर्गत कैसे आप फाइल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं और आपको बताते हैं पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप की किस तरीके से आप अपना ITR 4 सेक्शन 139(8)(a के तहत फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपना ITR 4 एक टैक्स एक्सपर्ट और CA के माध्यम से भरवाना चाहते हो तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। तो ITR 4 फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले तो इनकम टैक्स के पोर्टल incometax.gov.in पर आ जाना है और यहाँ पर जो है लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पैन और पासवर्ड डाल के अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको सबसे पहला काम करना है, यहाँ पर ई फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड प्रीफिल डाटा का। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और फिर जिस असेसमेंट ईयर का आप ITR फाइल कर रहे हो वो सिलेक्ट करके उसका प्रीफिल डाटा आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में आपको अगेन से इनकम टैक्स की साइट ओपन कर लेनी है एक नए विंडो में और यहाँ पर जो है आपको डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा, इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर अगर कोई और सिलेक्ट हो तो वो आपको 24-25 सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपना ITR 4 की यहाँ पर जो एक्सेल यूटिलिटी मिलेगी सिंपली इस पर क्लिक करके आपको अपनी ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटी जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद में इस एक्सेल यूटिलिटी को आपको ओपन करना है और इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर देना है। इसके बाद में आप देखोगे एक नया फोल्डर आपका बन चुका है ITR 4 का, तो सिंपली डबल क्लिक करके उस फोल्डर को ओपन कर लेना है और इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है और इसको अनब्लॉक कर देना है। ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लॉक रहती है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। फिर इसके बाद में इस एक्सेल यूटिलिटी को आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इसका मैक्रो जो है डिसेबल रहता है, तो इनेबल कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको मैक्रो इसका इनेबल कर देना है। फिर यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट प्रीफिल का। तो आपने जो अभी JSON फाइल इंपोर्ट प्रीफिल डाटा की डाउनलोड की थी उसको यहाँ पर जो है आपको इंपोर्ट कर लेना है, सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो इस प्रीफिल डाटा की फाइल का बेनिफिट यही रहता है कि आपका जो भी पर्सनल डिटेल, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपकी जो भी इनकम है, चाहे सैलरी इनकम हो चाहे बिजनेस इनकम हो, तो वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रीफिल होकर के आ जाती है। इसके बाद में प्रीफिल सक्सेसफुल होने के पश्चात आपको जो है यहाँ पर टैब्स मिलेगी, अलग अलग टैब्स मिलेगी। तो सबसे पहली टैब में यहाँ पर जाना है इनकम टैब में। तो यहाँ पर जो है आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले सेलेक्ट करना रहेगा। तो सिंपली आप अगर किसी भी प्रकार का बिजनेस रन करते हो तो उस केस में यहाँ पर अदर का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद में ये पूछेगा फाइलिंग सेक्शन, तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा सेक्शन 139(8)(a, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप सेक्शन 139(8)(a सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर पार्ट ए जनरल एक अलग से टैब खुल जाएगी जिसको कि आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर जो है आप ITR-U फाइल कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल कर पाओगे। ITR-U आप ओल्ड टैक्स रिजीम में असेसमेंट ईयर 24-25 का कतई ही फाइल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है आपका नो ऑप्शन सेलेक्ट रहना चाहिए। नो का मतलब है कि आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ ITR-U फाइल कर रहे हो। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। इसके बाद में यहाँ पर रहेगा सैलरी। तो अगर आपकी सैलरी इनकम हो किसी भी प्रकार की तो यहाँ पर जो भी आपकी सैलरी हो वो इंसर्ट कर देनी है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो सेक्शन अगर सैलरी इनकम है तो उसके साथ में सेक्शन 10 के भी कुछ अलाउंसेस होते हैं, जनरली न्यू टैक्स रिजीम में नहीं के बराबर होते हैं। फिर भी अगर कोई हो तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन रहेगा, सिंपली इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो अगर आपका
आपका किसी भी प्रकार का बचत खाते पर ब्याज हो तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके आपका जितना भी ब्याज हो वो आपको इंसर्ट कर देना है। या फिर अगर आपने कोई बैंक में एफडी वगैरह करवा रखी है और उससे आपको ब्याज आता हो तो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट और आपका जितना भी एफडी का ब्याज हो वो यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। फिर इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर सेक्शन 80C के डिडक्शन आएगा, यानी चैप्टर 6A के डिडक्शन। तो न्यू टैक्स रिजीम के साथ अगर आप जा रहे हो तो आपको 80CCD2 यानी कि सैलरी इनकम में अगर आपके एम्प्लॉयर का एनपीएस में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो आप सिंपली इस कॉलम में एंटर कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद में आपको वापस इस टैब के सबसे ऊपर होम ऑप्शन पर चले जाना है और जो भी आप यहाँ पर टैब कंप्लीट करो सिंपली उसके वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अगर कोई एरर नहीं रहती है, आपकी सीट आपने पूरी तरीके से सही से भरी है एक एक एंट्री को, तो उस केस में यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपकी ये सीट ओके है। इसके बाद में नेक्स्ट सीट ले लेते हैं पार्ट ए जनरल 139 सबसेक्शन 8A। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्या आपने इससे पहले असेसमेंट ईयर 24-25 का आईटीआर भरा है। तो अगर भरा हो तो यस करके यहाँ पे जो भी प्रीवियसली आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह हो वो इंसर्ट कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर ये पूछ रहा है कि क्या आप सेक्शन 139(8A) के अंतर्गत आईटीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर सिंपली आपको यस ही सेलेक्ट करना है, अगर नो सेलेक्ट किया तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। फिर ये 10 में यहाँ पर पूछ रहा है कि आप आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हो। तो सिंपली यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा रिटर्न प्रीवियसली नॉट फिल्ड, ये आपको सिलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पर जो A11 में है आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर अप टू 12 मंथ ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ये सीट आपकी कंप्लीट हो चुकी हो तो सिंपली इसको वैलिडेट करवा देना है। इसके बाद में रहेगी बिजनेस एंड प्रोफेशन की सीट, तो सिंपली इसको ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद में अगर आपकी किसी भी प्रकार का बिजनेस रन कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है, और अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज या फ्रीलांसर हो तो उसकी डिटेल्स आपको इस कॉलम में एंटर करनी है। तो हम यहाँ पर जो है एक प्रकार की ज्वेलरी का बिजनेस रन कर रहे हैं, तो अगर आपकी बिजनेस का या शॉप का कोई नाम हो तो सिंपली नेम ऑफ बिजनेस इस कॉलम में आपको एंटर कर देना है। अगर आपकी शॉप का या बिजनेस का कोई नाम नहीं है तो उस केस में आपका जो पैन कार्ड पे नाम है वही नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर बिजनेस कोड सेलेक्ट करना रहेगा। तो अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस रन कर रहे हो तो सिंपली यहाँ पर आपको अलग अलग कोड मिलेंगे, तो आपके अकॉर्डिंग जो सही कोड हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोड नहीं मिलता है तो उस केस में सबसे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर रहेगा 21008 अदर सर्विसेज NEC, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिख देना है किस तरीके का आप बिजनेस रन कर रहे हो। जैसे मान लो कोई किराना शॉप हो तो यहाँ पर लिख देना है होलसेल प्रोडक्ट सेलिंग। अगर यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप हो तो ज्वेलरी का आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है। उसके बाद में कॉलम E1 में एक कॉलम में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसमें से ऑनलाइन आपने कितने किए, यानी कि फोन पे, पेटीएम या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या चेक के माध्यम से आपने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं। तो जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हो उनकी टोटल करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर जो है 12,50,000 है। इसके बाद में बी कॉलम में यहाँ पर ये पूछ रहा है रिसिप्ट इन केस, यानी कि ये तो आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की डिटेल होगी। इसके अलावा अगर आपने किसी भी प्रकार का केस में लेन देन किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। जैसे केस के केस में मैं यहाँ पर 50,000 एंटर कर देता हूँ। फिर सी आएगा एनी अदर मोड, यानी कि ए और बी के अलावा ऑनलाइन और कैश के अलावा अगर किसी भी और मोड से आपने ट्रांजैक्शंस किए हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सी कॉलम में एंटर कर देनी है। इसके बाद में E2A 6% ऑफ A1, यानी कि जो आपने जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हैं 12,50,000 के, उसका आपको 6% यहाँ पर जो है प्रॉफिट शो करना होगा। मिनिमम तो आपको 6% शो करना ही करना होगा, मैक्सिमम आप जितना चाहो यहाँ पर शो कर सकते हो। तो 12,50,000 का 6% लगभग 75,000 रुपीज होता है, बट हम यहाँ पर जो है 2,85,000 रुपीज एंटर कर देते हैं। इसके बाद में जो भी आपने केस में ट्रांजैक्शन किए हैं जैसे 50,000 है तो इसका आपको 8% प्रॉफिट इस कॉलम में यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर मान लीजिए आपके मिनिमम 8% शो करना होगा, अदरवाइज आप ज्यादा तो जितना भी चाहो शो कर सकते हो, बट मिनिमम आपको यहाँ पर 8% शो करना होगा। तो हम यहाँ पर 50,000 का 8% 4,000 रुपए होते हैं, बट हम यहाँ पर जो है
है 20,000 रुपीज एंटर कर देते हैं। फिर प्रोफेशनल अगर आपकी कोई एक्टिविटी हो तो उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर कर देनी है और उसका जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो वो एंटर कर देना है और उसका 50% आपको मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पर शो कर देना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है बिजनेस में आपकी कौन कौन सी संपत्तियां हैं, कितने आपके क्रेडिटर्स है, कितने डेटर्स है, कितना आपके बैंक बैलेंस है, कितना केस है, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। जैसे हम यहाँ पर पार्टनर कैपिटल में जाते हैं तो आपकी जितनी भी कैपिटल हो वो एंटर कर देनी है। सिक्योर्ड लोन का मतलब आपने बैंक वगैरह से कोई लोन ले रखा हो। अनसिक्योर्ड का मतलब है किसी भी महाजन, साहूकार या बानिया से आपने लोन ले रखा हो तो उसकी डिटेल, एडवांसेज और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ये मैंडेटरी फील्ड्स है, इसको कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू एंटर करनी ही होगी, अदरवाइज आपकी ये सीट वैलिडेट नहीं होगी। फिक्स एसेट्स में आपकी जितनी भी फिक्स एसेट्स हो, इन्वेंट्री यानी कि आपके पास कितना दुकान में माल पड़ा है वो डिटेल एंटर कर देनी है। डेटर्स में आपके जो है जितने भी डेटर्स हो वो डाल देने हैं। बैलेंस विद बैंक यहाँ पर जितना भी हो और कैश इन हैंड 4,000। बाकी नीचे वाले आप अगर चाहो तो डाल सकते हो, बट अगर इन केस अगर आपकी ये सारे कुछ नहीं है तो इन केस में यहाँ पर सभी जगह आपको 0 एंटर कर देना है। फिर होम टैब पर आ जाना है और इस सीट को वैलिडेट करवा देना है। इसके बाद में आएगी टीडीएस की सीट। तो अगर आपकी सैलरी इनकम से किसी भी प्रकार का टीडीएस कटा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और सैलरी के अलावा जैसे मान लीजिए एफडी इनकम पर या बिजनेस इनकम पर या किसी भी अदर इनकम पर टीडीएस कटा है तो वो इस कॉलम में आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों कि आप ITR-U के थ्रू रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर जो है आपका किसी भी प्रकार का टीडीएस रिपोर्ट हो रखा है तो उस केस में जितना भी हो वो आपको एंटर तो कर देना है, पर यहाँ पर टीडीएस क्लेम के कॉलम में जो है 0 एंटर करना है। अगर यहाँ पर आप रिफंड क्लेम करोगे ITR-U के थ्रू तो आपके सीट में एरर आ जाएगी और आप ITR-U फाइल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टीडीएस डिडक्टेड 500 आ रहा है और कटा हुआ 0 हम करेंगे तो जो भी आपका टीडीएस होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अगले साल जब भी आप ITR भरोगे तो इसको टीडीएस को ब्रॉड फॉरवर्ड करके उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो अगर आपका किसी भी प्रकार का टीडीएस हो तो आप ITR-U फाइल कर रहे हो तो इन कॉलम में जो है आपको यहाँ पर 0 एंटर कर देना है। अगर नहीं हो तो सिंपली डिलीट कर देना है। फिर यहाँ पर TDS-2 की सीट भी आएगी तो इसमें अगर नहीं भी एंट्री आती है फिर इस सीट को आपको वैलिडेट करवा देना है। फिर इनकम टैक्स की सीट आएगी। तो अगर आपने उस फाइनेंशियल ईयर में किसी भी प्रकार का टैक्स के थ्रू सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है तो जो चालान होता है उसका BSR कोड वगैरह यहाँ पर पुट कर देना है। अगर नहीं हो तो सिंपली इस सीट को वैलिडेट करवा देना है। फिर TCS की सीट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अगर आपने कोई पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई बड़ी गाड़ी वगैरह ली हो जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा हो तो उस केस में जितना भी अमाउंट हो वो यहाँ पर आपका TCS का आ जाएगा। तो अगर इसमें यहाँ पर कोई एंट्री हो आपकी TCS की तो सिंपली उसको डिलीट कर देना है, रखना नहीं है, अदरवाइज आप ITR-U फाइल नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद में इसको वैलिडेट करवा देना है। फिर आता है पार्ट BATI। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कॉलम A सब हेड A में कि आप अपडेटेड रिटर्न भर रहे हो तो अपडेटेड रिटर्न में आप किस हेड में कितनी इनकम दिखा रहे हो। तो अगर आपकी सैलरी इनकम आप दिखा रहे हो, पहली बार ITR भर रहे हो तो जितनी सैलरी इनकम आपने इनकम डिटेल की टैब में यहाँ पर जितनी सैलरी इनकम मेंशन की है वो सैलरी इनकम आपको पार्ट BATI में यहाँ पर शो कर देना है। हाउस प्रॉपर्टी यानी कि कहीं से आपका रेंट वगैरह आता है तो वो यहाँ पर शो कर देना है। अगर आपकी इन दोनों से इनकम नहीं है, खाली बिजनेस से है, तो बिजनेस से आपका कितना प्रॉफिट है वो आपको देख लेना है। जैसे हमारे केस में यहाँ पर 3,05,000 है तो वो आपको सिंपली यहाँ पर 3,05,000 आपको प्रॉफिट एंटर कर देना है। इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आपका कितना आप इनकम शो कर रहे हो तो यहाँ इनकम सीट में जाओगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है 5,485 रुपए। तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है पार्ट BATI में 5,485 रुपए। इसके बाद में इस सीट को सबसे लास्ट में वैलिडेट करवाएंगे। फिर आती है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन की टैब। तो यहाँ पर प्रीफिल डाटा से आपका बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो उस केस में आपकी जो भी बैंक अकाउंट डिटेल हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर वेरिफिकेशन की टैब आएगी तो खुद का नाम सेल्फ वगैरह आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पहले से एंटर करना है जहाँ से आप ये ITR भर रहे हो। फिर इसके बाद में ये सीट आपकी कंप्लीट हो गई। सिंपली आपको होम टैब पर जाना है और वैलिडेट करवा देना है। इसके बाद में जैसे ही आपकी सारी टैब्स कंप्लीट हो जाती है तो फर्स्ट टैब पर आपको आना है और इसके होम ऑप्शन पर आकर के यहाँ पर जो है कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन मिलेगा। सिंपली कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो अगेन से आपकी कैलकुलेशन होगी सारी टैक्स पर। तो ये एरर आ रही है, इसको बाद में सॉर्ट आउट करेंगे हम, क्यों आ रही है ये भी बताएंगे। तो इसके बाद में
में कैलकुलेट टैक्स करने के बाद में यहाँ पर जो है आपको सबसे लास्ट में जाना है। तो यहाँ पर आपके 1000 की पेनल्टी सेक्शन 234 ऐप में आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप ITR-U फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि जो बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए है। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल इनकम आ रही है वो एटलीस्ट 3 लाख रुपए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर 3 लाख से कम है तो गवर्नमेंट कहती है ITR-U भरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर 3 लाख से ज्यादा है तो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1000 की पेनल्टी आ जाएगी। तो अगर आप ITR-U भर रहे हो तो आपकी इनकम को एटलीस्ट आपको बढ़ाकर इतना करना है कि यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा हो जाए और 1000 की पेनल्टी यहाँ पर सेक्शन 234 ऐप में आ जाए। इसके बाद में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के सिंपली 1000 रुपीज का चालान फाड़ना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर ई फाइल मेन्यू में ई पे टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर न्यू पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर फर्स्ट हेड रहेगा, सिंपली प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर असेसमेंट ईयर, यानी कि जिस असेसमेंट ईयर का आप ITR फाइल कर रहे हो उसी का 1000 यहाँ पर आपको केयरफुली सिलेक्ट करना है। गलत साल आप सिलेक्ट नहीं करना, वरना आपका पेमेंट किसी और ईयर में हो जाएगा। इसके बाद में पेमेंट हेड यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। फिर सिंपली यहाँ पर जो है आपको 1000 रुपीज एंटर कर देना है और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इसका 1000 का आपको पेमेंट करने के लिए काफी सारे मोड मिलेंगे, जैसे नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, पे एट बैंक काउंटर, RTGS या पेमेंट गेटवे। तो सिंपली सबसे इजी ऑप्शन है वो है पेमेंट गेटवे वाला। इसके बाद में कोई भी बैंक आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट हो वही आप सिलेक्ट करो। उसके बाद में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके सबमिट टू बैंक आपको कर देना है। फिर इसके बाद में अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आपके कार्ड की डिटेल एंटर करके प्रोसीड करके जैसे ही OTP डालोगे तो आपके चालान का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आप UPI जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर UPI ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली आपके जो भी UPI ऐप है उससे इस QR कोड को स्कैन करोगे तो 1000 आप अपने UPI पिन एंटर करके पेमेंट कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक चालान निकल करके आ जाएगा। इसके बाद में इस चालान की जो डिटेल है, जैसे BSR कोड, चालान नंबर और टेंडर डेट, वो आपको एक्सेल फाइल में एंटर करने हैं। तो यहाँ पर एक्सेल फाइल में जो सबसे लास्ट वाली टैब है पार्ट B ATI, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है इस चालान की आपको डिटेल एंटर करनी है। जैसे चालान का जो BSR कोड है 051,002, डेट ऑफ डिपॉजिट जैसे यहाँ पर है 09/02/2025 एंटर कर देनी है। और जो चालान का सीरियल नंबर है जैसे 899 है तो 00899, और जितने का आपने पेमेंट किया है 1000 रुपीज का तो 1000 एंटर कर देना है। फिर इसके बाद में इस सीट को आपको वैलिडेट करवा देना है, तो ये सीट ओके हो जाएगी। फिर अगेन से आपको इनकम की टैब के होम ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर अगेन से कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन करना है। तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं आएगी, आपकी सक्सेसफुली टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। इसके पश्चात यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जनरेट जोसन का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जहां आपने मेन एक्सेल फाइल एक्सटेंड की थी ITR-4 की, वहीं पर उसी फोल्डर में आपकी ये JSON फाइल जाकर के सेव हो गई है। तो सिंपली इसको ओके कर देना है। इसके बाद में JSON फाइल को अपलोड करना है। तो आपको आ जाना है अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर और यहाँ पर जो है ई फाइल मेन्यू में फर्स्ट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो हम 24-25 का ITR भर रहे हैं तो 24-25 सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में फाइलिंग सेक्शन, तो यहाँ पर जो है सबसे लास्ट वाला फाइलिंग सेक्शन अंडर सेक्शन 139(8)A ITR-U यानी कि अपडेटेड रिटर्न आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर रहेगा कि क्या आप पर ऑडिट एप्लीकेबल होती है, तो हम यहाँ पर सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जिस भी ITR टाइप का आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे ITR 1, 2, 3, 4, तो जो भी भर रहे हो आप वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर ITR-4 भर रहे हैं तो वो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी ITR-U की फाइलिंग के बारे में, जैसे कि आप ITR-U में लॉस नहीं दिखा सकते, आप अपनी इनकम को प्रीवियस इनकम से डिक्रीज नहीं कर सकते, आप किसी भी प्रकार का रिफंड बढ़ा नहीं सकते, ITR-U में आप किसी भी प्रकार का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो इनको सिंपली आपको कंफर्म कर देना है। फिर अटैच फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो आपकी JSON फाइल सेव हुई है, जैसे इस फोल्डर में यहाँ पर सेव हुई है, तो इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी JSON फाइल पर वैलिडेशन होगी। अगर आपके JSON फाइल में किसी भी प्रकार की एरर नहीं रहती है तो यहाँ पर
वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपकी कोई एरर रहती है तो उस केस में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा कि किस टाइप की एरर है। तो सिंपली उस एरर को केयरफुली रीड करना है और फिर अगेन से एक्सेल फाइल में जाकर के आपको उस एरर को सही करना है। तो हमारा यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, फिर कंटिन्यू। और यहाँ पर जो ITR-U है आपको हाथों हाथ वेरीफाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप वेरीफाई लेटर करके इसको सबमिट कर दो। तो अगर आप आधार OTP से वेरीफाई करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू करना है। फिर आधार की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके जनरेट आधार OTP कर देना है। इसके बाद में आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। सिंपली वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर आपका आधार OTP सही होगा तो कंफर्म सबमिशन रिटर्न का मांग लिया जाएगा। तो सिंपली आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो है आपका ITR सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इसकी रिसिप्ट आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और इसका जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है 7-8 पेज का डिटेल फॉर्म होता है। तो डाउनलोड रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करके 7-8 पेज का आप रिटर्न फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप फाइल मेन्यू में यहाँ पर व्यू फील्ड रिटर्न में आपने जो अभी ITR भरा है उसका रिसिप्ट और फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार जो है दोस्तों, अगर आप भी असेसमेंट ईयर 24-25 का ITR भरने से चूक गए हैं और अगर आप किसी भी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस केस में ITR-U के थ्रू आप असेसमेंट ईयर 24-25 का ITR 31 मार्च 2027 तक भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।